हेलो एवरीवन, ये लेखांकन का दूसरा वीडियो है और मैंने कहा है कि मैं 5 वीडियो लेकर के आने वाली हूँ लेखांकन का। जिन लोगों ने अभी तक बिल्कुल शुरू नहीं किया है, लेखांकन बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है और वो सोच रहे होंगे कि कहीं हमें बेसिक बुक पढ़ना पड़ेगा, 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, हमें कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो उन सभी लोगों के लिए मैं ये 5 वीडियो लेकर के आ रही हूँ कि अब जो आपके पास समय है, अगर इन 5 वीडियो को भी आप कई दफ़ा देखते हैं और उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत हद तक आपको हेल्प मिल जाएगी। तो हम लोग सिर्फ चीज़ें वैसे प्रोवाइड कर रहे हैं जितना हमें एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है। अब मैं जो 5 वीडियो प्रोवाइड करने के बाद आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद जो 2021 में प्रश्न 10 अकाउंटिंग से पूछे गए हैं, अगर उस 10 में से आप 10 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो फिर बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट यूज़फुल आपके लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये 5 वीडियो देख लेते हैं तो उन 10 में से अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो 10 में से 10 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल वही चीज़ें हैं, ठीक है। और आपको बिल्कुल पीएचडी नहीं करनी है लेखांकन में, बस आपको, क्योंकि जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं है उनको अब स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करनी है, क्योंकि बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 वीडियो में वो बेसिक सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, आपकी कवर हो जाएगी। तो इसके बाद आपको इस टॉपिक के बाद 25 क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन को ज़रूर से करिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही इंपॉर्टेंट होता है, तो वो इन 25 क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो उन 25 क्वेश्चन को भी करिएगा और जो चीज़ें बताई जा रही है आप ये मत सोचिएगा कि हम ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि समझना कुछ है नहीं, क्योंकि पीएचडी इसमें नहीं करनी है, बस आपको एग्जामिनेशन देना है और एग्जामिनेशन की जो डिमांड है बिल्कुल उस तरीके से आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। बस ध्यान से चीज़ों को सुनना है, आप खुद ही ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने ये पढ़ा था तो इसका यही आंसर होगा, लेकिन इसके लिए आपको कई बार एक वीडियो को देखना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि लेखांकन जो है उनका कई शताब्दियों में अनोखा विकास हुआ है लेखांकन का। लेखांकन में होता क्या है, तो पहले चरण में लेन देन से लेकर के जनरल एंट्री, बिजनेस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए एक निश्चित सिद्धांत का पालन किया जाता है। किसमें? पहले चरण में। ये सारी चीज़ें बनाने के लिए, जैसे हम योजनाबद्ध प्रविष्टि कर रहे हैं तो वो कैसा प्रविष्टि होना चाहिए, वो बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे अभी तक करते आए हैं, मतलब सिद्धांत पे ही डिपेंडेंट होता है। व्यापारिक खाता कैसा होना चाहिए, लाभ हानि खाता कैसा होना चाहिए, बैलेंस शीट कैसा बनाने हैं, वो सारे इस सिद्धांत पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो लेखांकन का जो काम होता है, लेखांकन के कार्य तथा व्यवहार में मार्गदर्शन करने वाली संकल्पनाएं और आधारभूत सिद्धांत ही लेखांकन सर्वमान्य सिद्धांत कहलाता है, यानी यूनिवर्सल प्रिंसिपल कहलाता है, यानी वो सिद्धांत जो सभी के मानने योग्य हो वो होता है। तो लेखांकन का जो कार्य है, जो उसका स्वरूप है, उसमें आपको मतलब मार्गदर्शन प्रदान करने वाली जो संकल्पनाएं हैं और जो उसी से रिलेटेड जो उससे बेसिक जो थ्योरी हैं, वही लेखांकन सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं। तो क्या अर्थ होता है लेखांकन सिद्धांत का, अब हम ये जानेंगे। लेखांकन सिद्धांत है क्या, वो तो हम समझ गए, लेकिन इसका अर्थ क्या है, क्या उपयोग है, क्या अर्थ है। अमेरिका में प्रमाणित लोक लेखपालों की संस्था के अनुसार, अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और बताने वाली हूँ कि जो भी आपको अभी डेफिनेशन मिलेगा वो डेफिनेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछता है, ठीक है। तो डेफिनेशन आप ज़रूर से ध्यान से देखिएगा। अमेरिका के प्रमाणित लोक लेखपालों की संस्था के अनुसार लेखांकन सिद्धांत एक सामान्य नियम या कार्य के दिशा निर्देश के लिए बनाए गए हैं या फिर एक कथित पालन है। दिशा निर्देश के लिए बनाए गए हैं या कथित नियम है, ये चीज़ें, ये नियम है। तो ये किसके अनुसार है, ये अमेरिका के प्रमाणित लोक लेखपालों की संस्था के अनुसार लेखांकन सिद्धांत जो है ये एक सामान्य नियम या कार्य के दिशा निर्देश के लिए बनाए गए या कथित नियम है। ये आचरण या व्यवहार का आधार होता है, कैसा आचरण होना चाहिए, कैसा इसका स्वरूप होना चाहिए, वो इसका आधार है। लेखांकन सिद्धांत वो नियम है, क्या नियम है, लेखांकन सिद्धांत क्या होता है, तो लेखांकन सिद्धांत वो नियम है जो कि रीति रिवाज, प्रचलित तरीकों या परंपराओं पर आधारित होते हैं। रीति रिवाज मतलब वो हम लोग की रीति रिवाज फेस्टिवल वाले नहीं, ये वो रीति रिवाज की बात हो रही है जो लेखांकन में अब तक हम यूज़ करते आए हैं। वही रीति रिवाज, वही जो प्रचलित तरीका है अकाउंटिंग करने का और जो परंपरा है, उन्हीं पे आधारभूत होते हैं, उन्हीं पे डिपेंडेंट होते हैं, आधारित होते हैं, और सभी लेखांकन व्यवहार उन पर ही आधारित होते हैं। जो भी लेखांकन की चीज़ें कहीं भी चल रही है वो उसी सिद्धांत पे डिपेंडेंट होता है, बिल्कुल वैसे ही किया जाता है। लेकिन हाँ, ये सिद्धांत अचल नहीं होता है। अचल यानी ये सिद्धांत स्थित नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है, बल्कि समय के
परिवर्तन के साथ वो बदलते भी रहते हैं। जैसे समय की कुछ और डिमांड है तो हाँ ये चीज़ें बदल सकती है, ये सिद्धांत बदल सकता है। अब ये सिद्धांत है लेखांकन का, इसको आप पढ़िएगा ध्यान से, क्योंकि ये कभी क्वेश्चन इससे भी डायरेक्ट बन सकते हैं। कनाडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स के अनुसार, कनाडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट के अनुसार लेखांकन के नियम, आपसे पूछा जाए कि लेखांकन सिद्धांत क्या है तो ये डेफिनेशन हो सकता है ऑप्शन में कि लेखांकन के नियम और प्रक्रिया से जुड़े सिद्धांतों के समूह को लेखांकन का सिद्धांत कहते हैं। लेखांकन के नियम और प्रक्रिया, जो लेखांकन का नियम है और उसका जो प्रोसेस है करने का, उससे जुड़े जो थ्योरी है, उससे जुड़े जो प्रिंसिपल हैं, उन्हीं के समूह को, उन्हीं की थ्योरी को लेखांकन का सिद्धांत कहा जाता है। जो कि प्रचलित व्यवहारों, मतलब जो व्यवहार बहुत फेमस है, जो अब तक चलती आ रही है, प्रचलित है, उनकी व्याख्या स्वरूप देता है और विकल्प रहने पर परंपरा या प्रक्रिया के चुनाव हेतु मार्गदर्शन करता है। अब ये इतने लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कनाडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अनुसार लेखांकन के नियम और प्रक्रिया से जुड़े सिद्धांतों के समूह को लेखांकन सिद्धांत कहते हैं, जो प्रचलित व्यवहारों की व्याख्या रूपी सेवा देता है और विकल्प रहने पर परंपरा या प्रक्रिया के चुनाव हेतु मार्गदर्शन करता है। आगे बढ़ते हैं। लेखांकन के सर्वमान्य सिद्धांत क्या है, यानी लेखांकन का यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्या होता है, सबके मानने योग्य क्या सिद्धांत है। तो लेखांकन का विकास कई शताब्दियों में हुआ है। इस अवधि में कुछ लेखांकन मान्यताओं, अवधारणाओं और प्रथाओं का क्रमिक रूप से सृजन हुआ है। कुछ लेखांकन मान्यताओं, अवधारणाओं और प्रथाओं का क्रमिक रूप से सृजन भी हुआ है। ये मान्यताएं, अवधारणाएं लेखांकन की प्रक्रिया में सहायक होती हैं। लेखांकन मान्यताओं, अवधारणाओं और प्रथाओं को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत या लेखाकरण के सर्वमान्य सिद्धांत भी कहा जाता है। लेखांकन के सिद्धांतों का किसी भी अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। किसी भी अधिनियम में लेखांकन के बारे में कुछ स्पष्टता नहीं है, लेकिन हाँ, ये व्यवहार, प्रयोग, तर्क और अनुभव के रिजल्ट हैं। जैसा व्यवहार में है, जैसा चल रहा है, जैसा इसका प्रयोग हुआ है, जैसा हमने एक्सपीरियंस किया है, वो सारी चीज़ें के अनुसार हम इसके बारे में जानते हैं। और ये सभी सिद्धांत प्रयोगकर्ताओं और लेखाकारों के द्वारा स्वीकृत व मान्य होती है। इन्हीं को आधार मान करके भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट्स ऑफ इंडिया प्रभावों का निर्माण करती है, इन्हीं को आधार मान करके। लेखांकन प्रथाओं का अर्थ क्या है? अभी तक तो हम प्रथा जाने हैं ना कि हाँ ये प्रथा है और उसी प्रथा को हमें आगे बढ़ानी है लेखांकन की, उसी को बोलते हैं। लेकिन ये प्रथा होती क्या है, कितने प्रकार की प्रथाएं होती हैं, वो अब हम जानेंगे। लेखांकन करते समय हम एक निश्चित नियम और लेन देन से चली आ रही प्रक्रिया का पालन करते हैं। लेखांकन करते समय हमें एक निश्चित और लेन देन से चली आ रही जो अब तक प्रक्रिया है उसका पालन करना होता है। ये प्रथाएं होती हैं जो अब तक चीज़ें चली आ रही है। जैसे हम अपने लाइफ में हम देख लेते हैं कि जो चीज़ें हम पुराने समय से, जो हमारी परंपरा चलते आई हैं, उन्हीं प्रथा को हम अभी भी फॉलो करते हैं। सेम ऐसी चीज़ें हैं। तो स्वाभाविक रूप से लेखपालकों का लेखांकन की परिपाटी और नियमों का पालन करना पड़ता है। ये चीज़ें जो हैं वो स्वाभाविक रूप से लेखपालकों को लेखांकन की परिपाटी में और नियमों का इनका पालन करना ही पड़ता है। इन नियमों को लेखांकन प्रथाओं के नाम से जाना जाते हैं। जो नियम हैं जो लेखांकन के, उनको लेखांकन प्रथा के नाम से जाना जाता है, यानी अकाउंटिंग कन्वेंशंस के नाम से जाना जाते हैं। तो कितनी प्रकार की प्रथाएं होती हैं? 4 प्रकार की प्रथाएं होती हैं। अब ये चारों जो प्रथाएं मैं आपको बताने वाली हूँ उनको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी 2021 वाले पेपर में रूढ़िवादिता की प्रथा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो आप सारे नियम देखिएगा, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर से पूछे। रूढ़िवादिता की प्रथा, 4 प्रकार की प्रथाएं होती हैं लेखांकन की। रूढ़िवादिता की प्रथा, पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा, नियमितता की प्रथा और सारता की प्रथा। कौन कौन सी प्रथा है? फिर से बोलिए। रूढ़िवादिता की प्रथा, पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा, नियमितता की प्रथा और सारता की प्रथा। रूढ़िवादिता की प्रथा क्या है? यानी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। इस प्रथा के अनुसार भविष्य में होने वाली हानियों के लिए प्रावधान पहले से ही करना चाहिए और लाभ को लाभ तभी माना जाना चाहिए जब इसकी प्राप्ति हो। जब लाभ की हमें प्राप्ति होगी तभी लाभ माना जाएगा। ये है रूढ़िवादिता की प्रथा। यही कारण है कि आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित संपत्तियों में से ह्रास को यानी डिप्रिशिएशन को घटाया जाता है और लेखों में सभी संभव हानियों की व्यवस्था की जाती है और सभी संभावित लाभों को नहीं लिखा जाता है।
क्योंकि इसमें यही नियम सख्त है कि जो लाभ हुआ है तभी हम लाभ को लाभ मानेंगे। देनदारों के लिए संभाव्य डूबत ऋण का आयोजन किया जाता है। जो अंतिम रहतिया शेष होता है उसका मूल्यांकन क्रय मूल्य और बाजार मूल्य में जो कम हो उस पर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अंतिम रहतिया शेष होता है उसका मूल्यांकन क्रय मूल्य और बाजार मूल्य में जो भी कम हो उस पर किया जाता है। ये है रूढ़िवादिता की प्रथा। सभी लोग का अपना अपना मत होता है। तो G.A. ली के अनुसार संदेश की दशा में वह तरीका अपनाया जाएगा जिससे लाभ का अंक और या संपत्ति का मूल्यांकन न्यूनतम रहे या हानि का अंक और या दायित्व का मूल्यांकन अधिकतम रहे। किसके अनुसार? G.A. ली के अनुसार। दूसरी प्रथा कौन सी हमने जाना? पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा में लेखांकन का काम पूरी निष्पक्षता, ईमानदारी, नियमानुसार और सैद्धांतिक तरीकों से किया जाए। पूर्ण प्रकटीकरण मतलब पूरी तरह से प्रकट चीज़ें होनी चाहिए, नाम से ही समझ में आप रिलेट कर लीजिए। इस प्रथा में व्यापार की गुप्त बातों और गैर ज़रूरी मदों को छोड़ दिया जाता है। व्यापार से रिलेटेड जो गुप्त बातें हैं और जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उनको छोड़ दिया जाता है। किसमें? पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा में। लेखांकन के सार्वगर्भित तथ्यों को, यानी जो सत्वपूर्ण है उन सारी चीज़ों को आर्थिक चिट्ठे के नीचे टिप्पणी के रूप में दिया जाता है। जो आर्थिक चिट्ठा बनता है ना, बैलेंस शीट, उसके नीचे उसमें डब्बे में लिखा जाता है, वो टिप्पणी थोड़ा सा इसमें यहाँ दर्शाया जाएगा। इसके कहने का मतलब है। तीसरी कौन सी प्रथा हमने जाना? हमें जानना है 4 तरीके की प्रथा। एक रूढ़िवादिता की प्रथा हमने समझा, पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा हमने समझा। तीसरा हम नियमितता की प्रथा के बारे में जानेंगे, यानी कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो लेखांकन की इस प्रथा में, नियमितता की प्रथा के अनुसार विभिन्न वर्षों में लेखांकन की रीतियां एक समान रहनी चाहिए। नियमितता आप समझ रहे हैं, नियमित तौर पे बात चीज़ पॉइंट से ही समझ में आ रहा है कि नियमित तरीके से होना चाहिए। तो लेखांकन की जो ये प्रथा है, ये विभिन्न वर्षों में लेखांकन की जो रीतियाँ एक समान ही रहनी चाहिए, ताकि विभिन्न वर्षों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन आसानी से किया जा सके। कितना घाटा हुआ, कितना हानि हुआ, कितना हमें चल रहा है, हमें आगे इससे क्या लाभ होने वाला है, तभी हमें मालूम चल पाएगा जब हमें सारी चीज़ें जो है वो एक समान रहेगी तो तब। ठीक है, यही इसके कहने का मतलब है। परिस्थिति की मांग के अनुसार नियमितता की स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, परिस्थिति की मांग के अनुसार किसका परिवर्तन किया जा सकता है? तो नियमितता के सिद्धांत की प्रथा का चेंज किया जा सकता है इसको। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार लेखा विधि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कंपनी के वित्तीय विवरणों में दिखना अनिवार्य होता है। इस लिखा है जो अधिनियम है भारतीय कंपनी अधिनियम 1956, इसमें है कि लेखा विधि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो है वो कंपनी के वित्तीय विवरणों में दिखना क्या है? अनिवार्य है। 3 प्रथा हमने समझ लिया। अब लास्ट ये सारता की प्रथा को हम समझेंगे। कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। इस प्रथा के अनुसार वित्त रहित तथ्यों और घटनाओं को छोड़ दिया जाता है और केवल वित्त युक्त चीज़ें हैं, जो फाइनेंशियल जो भी चीज़ें हैं, जो तथ्य हैं, वो महत्वपूर्ण होती है और उपयोगी घटनाओं और तथ्यों को ही लिखा जाता है। सारता की प्रथा में वित्त रहित जो चीज़ें, तथ्य हैं और जो घटना है उसको नहीं लिखा जाएगा। जो फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें हुई हैं या फिर वो उसका रिकॉर्ड है उसको नहीं लिखा जाए। अगर वो चीज़ नहीं है तो उसको नहीं लिखा जाएगा। केवल जो फाइनेंशियल चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है, वित्त युक्त चीज़ें हैं और उपयोगी जो उससे रिलेटेड घटना है और जो तथ्य हैं उसको ही लिखा जाता है सारता की प्रथा के अनुसार। और इस प्रथा में वित्तीय विवरणों में रुपए के सन्निकट यानी रुपए के लगभग परिणामों को लिखा जाता है। उससे जो रिलेटेड जो परिणाम है वो उसको लिखा जाता है उससे, और पैसे को छोड़ दिया जाता है। सिर्फ रुपए के सन्निकट में लिखा जाता है, पैसे को छोड़ दिया जाता है। कोई भी मद जो एक संस्था के लिए सारपूर्ण है वही किसी अन्य संस्था के लिए सारहीन हो सकती है। कोई भी मद एक संस्था के लिए अगर सारपूर्ण है वही जो है किसी अन्य संस्था के लिए सारहीन भी हो सकती है। लेखापाल अपने विवेक, आवश्यकता और सुविधा अनुसार किसी आर्थिक घटना को सारपूर्ण या सारहीन मान सकता है। ये है सारता की प्रथा। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे लेखांकन की
समझेंगे हम लेखांकन की आधारभूत अवधारणाएं। लेखांकन की कौन कौन सी क्या क्या अवधारणा है। लेखांकन की पूरे टोटल 12 अवधारणा होती हैं। बस ये 12 अवधारणा आगे आपको पढ़ना है और उसके बाद ये जो थ्योरी है वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। क्या क्या अवधारणा है। पहली अवधारणा है लेखांकन अवधि अवधारणा, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य सभी व्यावसायिक लेन देनों का समय रहते लेखा करना और प्रबंधन के समक्ष उपस्थित करना, मैनेजर के समक्ष। वित्तीय लेखीय आवश्यकता के अनुरूप मासिक, तिमाही और छमाही भी हो सकते हैं। व्यापार की इस आर्थिक स्थिति का सही आकलन करने के लिए समय समय पर वित्तीय लेखों की आवश्यकता समयबद्ध होनी चाहिए। इन वित्तीय लेखों के साथ पिछले वर्ष के समान अवधि के लेखों को भी दिखाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो वित्तीय लेख है इनके साथ में पिछले साल भी जो अवधि रही है समान, उससे रिलेटेड समान अवधि, उनके लेखी को भी दिखाया जाता है। तो 12 महीने की अवधि को लेखांकन अवधि कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, 12 महीने की अवधि को लेखांकन अवधि कहा जाता है। 12 महीने की अवधि को लेखांकन अवधि कहा जाता है, जो कि 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो कैलेंडर वर्ष के अनुसार 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, और दूसरा वित्तीय वर्ष के अनुसार 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ये 2 तरीके का हो सकता है। दूसरी अवधारणा है द्विपक्षीय अवधि अवधारणा। द्विपक्षीय अवधि अवधारणा यानी कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या कॉन्सेप्ट है? तो इस सिद्धांत के अनुसार व्यापार में लगी कुल संपत्तियां हमेशा उसके कुल दायित्वों के बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा, जो द्विपक्षीय अवधि अवधारणा है, इसका कहने का मतलब ये है कि व्यापार में लगी जितनी भी संपत्तियां हैं वो हमेशा जो लायबिलिटी है उसके बराबर होती है। जब कोई व्यवहार या लेन देन किया जाता है तो सौदे के सदैव 2 पक्ष होते हैं। इन 2 पक्षों को नियमानुसार डेबिट और क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। हमेशा 2 पक्ष होते हैं लेन देन के, डेबिट करना और क्रेडिट करना। इसी सिद्धांत के आधार पर दोहरा लेखा प्रणाली का सृजन हुआ था। द्विपक्षीय अवधि अवधारणा के सिद्धांत के ही आधार पर दोहरा लेखा प्रणाली का सृजन हुआ है। द्विपक्षीय यानी डबल एंट्री सिस्टम अवधारणा के आधार पर हम लेखांकन समीकरण को समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, आइए समझते हैं। इस इक्वेशन को समझिए। अब ये समीकरण डायरेक्ट समीकरण भी पूछ लेता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है। 3 समीकरण होते हैं। क्या क्या? एक तो होता है संपत्ति, उसमें संपत्ति में से अगर हम पूंजी को निकाल दें, संपत्ति बराबर होता है पूंजी और दायित्व को मिला करके। ठीक है, पूंजी और दायित्व को मिलाएंगे तो वो संपत्ति के बराबर होगा। दूसरा होता है पूंजी, पहला ही अगर आपको याद होगा तो आप तीनों निकाल लेंगे, सिर्फ पहला आपको समझना है। ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस वाला खेल है। संपत्ति इक्वल टू पूंजी प्लस दायित्व। अगर पूंजी निकालना है तो पूंजी इधर आ जाएगा इक्वल टू के इधर, और संपत्ति इधर चला जाएगा, तो संपत्ति और जो प्लस का साइन है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी दायित्व माइनस में हो जाएगा। अगर आपको दायित्व निकालना है तो दायित्व अगर इक्वल टू के इधर आएगा तो दायित्व बराबर संपत्ति तो रहेगा ही, पूंजी अगर इधर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस पूंजी। समझ रहे हैं आप? ये मैथमेटिक मैंने आपको बता दिया, प्लस माइनस वाला कि इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस। ये सेम वैसे ही है जैसे कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि संपत्ति जो होती है वो बराबर होती है पूंजी और दायित्व के जोड़ के। पूंजी बराबर होता है, अगर संपत्ति में से दायित्व को निकाल देंगे तो पूंजी हमारा पता चल जाएगा कितना है। लायबिलिटी हमें पता करनी है तो जो संपत्ति है, संपत्ति में से जो पूंजी है उसको हटा देंगे तो संपत्ति बच जाएगा, वो आपकी लायबिलिटी के बराबर होता है। ठीक है, दायित्व के। अब तीसरा अवधारणा है मुद्रा मापन की अवधारणा, यानी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। वैश्विक स्तर पर किसी भी, अब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं, मुद्रा मापन, अब इससे रिलेटेड ही ये कुछ है। वैश्विक स्तर पर किसी भी लेन देन, सेवा, व्यवहार, क्रय विक्रय के लिए प्रत्येक देश में इसकी वैधानिक मुद्रा निर्धारित होती है।
वैश्विक लेन देन के लिए एक वैधानिक मुद्रा निर्धारित होती है। लेखांकन में केवल इन्हीं लेन देनों और घटनाओं का उल्लेख किया जाता है जिनकी माप मुद्रा में की जाती है। ऐसा करने से लेखांकन सरल, समझने योग्य और तर्कसंगत हो जाता है। अगर हम इन्हीं चीज़ों पे अगर रहेगा तो ऐसे हम लेखांकन बहुत आसानी से हम इसको समझ पाएंगे, उससे रिलेटेड हम आगे कुछ सोच पाएंगे, कर पाएंगे। व्यापार में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका उल्लेख लेखांकन में करना संभव नहीं होता है, जैसे कि औद्योगिक नीति, वित्तीय नीति, इनमें परिवर्तन, प्रबंधन कर्मचारी संबंध, हड़ताल में क्या प्रभाव है, मुद्रा की क्रय शक्ति में क्या परिवर्तन हुआ, मुद्रा के मूल्य में उच्चावचन, मुद्रा प्रसार आदि। ये चीज़ें अगर हम ना करें तो इसका उल्लेख करना हमें लेखांकन में संभव नहीं होता है। औद्योगिक नीति, वित्तीय नीति में परिवर्तन, संबंध, कर्मचारी संबंध, हड़ताल से प्रभाव, मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन, मुद्रा के मूल्य में उच्चावचन, मुद्रा प्रसार आदि। चौथी अवधारणा है प्राप्ति की अवधारणा, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये सिद्धांत स्पष्ट करता है कि व्यापार के दृष्टिकोण से आगम को किस स्तर पर अर्जित माना जाए। प्राप्ति की अवधारणा ये स्पष्ट करता है कि व्यापार के दृष्टिकोण से आगम को किस स्तर पर अर्जित माना जाए। वस्तु की बिक्री की स्थिति में आय उस समय मानी जाएगी जब वस्तु के विक्रेता ने वस्तु रूपी संपत्ति को क्रेता को हस्तांतरित कर दिया है। पांचवा, पृथक इकाई की अवधारणा, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये जो अवधारणा है पृथक इकाई, इस अवधारणा के दृष्टिकोण से व्यापारी और व्यापार दोनों का ही अलग अलग स्वतंत्र और पृथक अस्तित्व होता है, दोनों की ही अलग अलग पहचान होती है। पृथक इकाई अवधारणा का मतलब यही है। व्यापारी के द्वारा व्यापार को पूंजी देने पर व्यापारी व्यापार का लेनदार माना जाएगा। व्यापारी अगर व्यापार को पूंजी देता है अगर व्यापारी को, तो वो व्यापार का देनदार कहा जाएगा, जिसका विवरण किया जाए किसमें, बैलेंस शीट में, दायित्व पक्ष में किया जाएगा। इसी भांति अगर व्यापारी जो है वो व्यापार से अपनी निजी प्रयोग के लिए माल या नगद लेता है तो उसको व्यापारी के आहरण के रूप में लिखा जाएगा, लेन देन के रूप में नहीं, आहरण के रूप में लिखा जाएगा। और लेखांकन अवधि के दौरान पूंजी में से आहरण को घटा दिया जाता है। इसी आधार पर वित्तीय विवरण बनाने की सुविधा होती है। छठा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, लागत अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार संपत्तियों को अर्जित करने के लिए मूल्य यानी जो लागत जितना लगा है, लागत मूल्य पर इसको दर्शाया जाता है, चाहे उसका बाजार मूल्य बाद में घट या फिर बढ़ जाए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें जितना इसमें लागत हमने जितना इन्वेस्ट किया है हमें उसी के अनुसार इसको जानना है, अर्जित करना है। तो संपत्तियों का व्यापार की नीति और संपत्ति की प्रकृति के अनुसार ह्रास लगाया जाता है। जैसे कि यदि एक मशीनरी का बाजार मूल्य यदि 4800 है और उसका लागत 4200 रुपये है और लेखांकन के लिए 4200 का ही उल्लेख जो है वो बही खाते माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है लागत मूल्य है। अब बाजार में इसकी क्या वैल्यू हो गई उससे मतलब नहीं है, हमने जो लागत लगाई है वही उसी का हम उसमें ऐड करेंगे, उसको उल्लेख करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे बही खाते में। अगला 7वां है लेखांकन संतुलन अवधारणा, अकाउंटिंग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है, ये जो अवधारणा है इसका मुख्य सार है कि व्यापार में संपत्तियों को क्रय करने के लिए एक कोष पूर्व निर्धारित कर लिया जाता है। एक कोष पूर्व निर्धारित कर लिया जाता है। व्यापार के स्वामी के स्वामित्व में जो भी संपत्ति या फिर वस्तु होती है उनको व्यापार के स्वामी की संपत्तियां कहा जाएगा। व्यापार के जो स्वामी का जो स्वामित्व है उनके पास में जो भी संपत्ति है, जो भी वस्तु हो, उन्हें व्यापार के स्वामी की संपत्ति ही कहा जाएगा। इस अवधारणा को हम इस समीकरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। संपत्तियां समताएं होती हैं, संपत्तियां बराबर समताएं होता है, संपत्तियां बराबर स्वामित्व समता और उसकी दायित्व या बाहरी दायित्व को मिला करके संपत्तियां होता है। 8वां है इक्वेशन, आपको याद रखना है, संपत्ति इक्वल टू समताएं भी होती हैं और संपत्ति इक्वल टू स्वामित्व समता प्लस दायित्व या बाहरी दायित्व भी होता है। सतत व्यापार अवधारणा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट।
इस अवधारणा के अनुसार व्यापार जो है अनंत अवधि तक चलता रहेगा। अब सस्टेनेबल का मतलब यही होता ही है कि अनंत समय तक, अवधि तक ये चलता रहेगा। जब तक इसे बैंकों के द्वारा या अन्य वैधानिक मशीनरी के द्वारा दिवाली घोषित ना किया जाए, तब तक ये व्यापार जो है, ये नियम जो है वो चलता ही रहेगा। व्यापार अपनी सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए दीर्घकालीन नियुक्ति करता है, स्थायी संपत्ति खरीदता है, दीर्घकालीन अनुबंध करता है। ये अवधारणा सभी प्रकार के व्यापार, चाहे वो उसकी छोटी व्यापार की प्रकृति जो है वो छोटी हो या बड़ी पूंजी वाली हो, सब में व्याप्त रहती है ये। इस अवधारणा के आधार पर ही आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में कुल दायित्वों को दीर्घ अवधि दायित्व और चालू दायित्व तथा कुल संपत्तियों को स्थायी संपत्ति चालू दायित्व के रूप में दिखाया जाता है। बैलेंस शीट में जो दायित्व पक्ष है उसमें दायित्व में जो अभी तक सबसे लंबे समय तक जो लायबिलिटी है उसको लिखा जाएगा, और चालू दायित्व और कुल संपत्ति को स्थायी संपत्ति चालू दायित्व के रूप में दिखाया जाएगा, वाले पार्ट में दिखाया जाएगा। 9वां है जांच योग्य लिखित प्रमाण की अवधारणा, वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। जांच योग्य, इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक लेखों व लेन देनों को प्रलेखीय साक्ष्यों में प्रमाणित होना चाहिए, प्रलेखित में प्रमाणित होना चाहिए। इन प्रलेखों में बिल, बीजक, कैश, अनुबंध, मजदूरी, वेतन विपत्र, व्यापारिक पत्र, प्रमाणक को सम्मिलित किया जाता है। इन सारी चीज़ों को प्रमाण के रूप में शामिल किया जाएगा, मतलब लिखित, प्रमाणित, प्रलेखीय होना चाहिए। इन प्रलेखों का प्रयोग लेखांकन की शुद्धता और सरलता प्रदान करने के लिए किया जाता है। 10वां है पूंजी अवधारणा यानी कैपिटल कॉन्सेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार लेखांकन करते समय पूंजी का लेखा अलग से किया जाता है। पूंजी अवधारणा जो है ये एक ऐसी अवधारणा है जिसमें कि लेखांकन करते समय, इसका जो कॉन्सेप्ट है इसके कहने का मतलब ये है कि लेखांकन करते समय पूंजी का जो लेखा है वो अलग से किया जाता है। और एकाकी तथा साझेदारी व्यापार में प्रत्येक लेखांकन वर्ष में लाभ को पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा, जो पूंजी खाता है उसमें डाला जाएगा, जबकि लिमिटेड कंपनी में नहीं किया जाएगा। ठीक है, पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। 11वां है उपार्जन अवधारणा, एक्चुअल कॉन्सेप्ट। एक लेखांकन अवधि के दौरान व्यापार को जो भी लाभ मिला है उसको वो निश्चित रूप से स्वामी को समता यानी पूंजी में वृद्धि करता है। समता इक्वल टू पूंजी, तो समता यानी पूंजी में वृद्धि करता है। तो हम इन बिंदुओं से इस अवधारणा को समझ सकते हैं, उपार्जन की अवधारणा को, कि उपार्जन की अवधारणा क्या होती है। यदि वर्तमान वर्ष में कई आय अर्जित होती हैं जिसका कुछ भाग आगामी वर्ष का होता है, आने वाले वर्षों का, तो उस भाग में क्या करेंगे, वर्ष के दौरान प्राप्त कुल आय में से उसको घटा दिया जाएगा। यदि किसी आयगत व्यय का भुगतान वर्तमान वर्ष में किया जाता है जिसका एक भाग आगामी वर्ष का है, तो इसके उस भाग को क्या किया जाएगा, वर्ष के दौरान प्राप्त कुल आयगत व्यय से घटा दिया जाता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि लेखांकन अवधि के दौरान आयगत आय, चाहे वो प्राप्त हो चुकी हो या फिर उपार्जित हो चुकी हो, उसका लेखांकन किया जाता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि लेखांकन अवधि के दौरान सभी आयगत व्यय जिनका भुगतान किया जा चुका हो या फिर भुगतान होने वाला हो उसका अभिलेख किया जाता है, चाहे उसका वर्तमान वर्ष में वास्तविक रूप से भुगतान हुआ हो या फिर ना हुआ हो। ये है उपार्जन अवधारणा का मतलब कि लेखांकन अवधि के दौरान व्यापार को जो भी लाभ प्राप्त हुआ हो उसका वो निश्चित रूप से स्वामी को समता के रूप में वृद्धि करता है। ये इसके पॉइंट है। और लास्ट अवधारणा है लागत और व्यय के मिलान की अवधारणा, मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है इसका मतलब ये है कि व्यापारिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप व्यापार में पूंजी की वृद्धि अगर हुई तो उसको आय और वस्तुओं और सेवाओं की लागत को व्यय यानी हानि माना जाएगा। जो व्यापारिक घटनाएं, व्यापारिक चीज़ों से हमें जो भी पूंजी प्राप्त हुई है, पूंजी में वृद्धि हुआ है, उसको आय, और जो वस्तु और सेवाओं की लागत में जितना व्यय हुआ है, मतलब वस्तु और लागत की सेवाओं को क्या किया जाएगा, व्यय या फिर हानि माना जाएगा। जो वृद्धि हुई है उसको आय और जो लागत लगी है वो उसको व्यय माना जाएगा। व्यापार का वास्तविक स्वरूप जानने के लिए लाभ और हानि का मिलान किया जाता है। मिलान करने पर आय अधिक होने पर लाभ और कमी होने पर हानि की अवधारणा में
मूल बिंदु हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। आइए अब हम थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और अगर थ्योरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह गया है तो उसको हम MCQs फॉर्म में ही कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी इकाई के जीवन काल में जिस मूल संकल्पना पर आधारित विवरण बनाए जाते हैं वो विवरण क्या है? लेखांकन अवधि है, हमने पढ़ा ना लेखांकन अवधि के बारे में। नेक्स्ट, जब दो व्यवसायों से संबंधित सूचनाओं को समान प्रकार से तैयार किया जाता है तो वो सूचनाएं क्या प्रदर्शित करती है? जांच योग्यता, उपयुक्तता, प्रासंगिकता को प्रदर्शित करती है, तीनों को। वो संकल्पना जिसके अनुसार व्यवसायिक इकाई को निकट भविष्य में ना बेचा जाएगा और ना ही उसका परिसमापन होगा, वो क्या कहलाती है? ना बेचा जाएगा ना उसका परिसमापन होगा, वो क्या कहा जाएगा? सतत व्यापार होता है वो। लेखांकन सूच मतलब हमेशा ही चलता रहेगा, लाभ हो या हानि हो उसको हमेशा ही चलता रहेगा। आपने सतत वाले में पढ़ा ना, सतत अवधारणा में, वही है। लेखांकन सूचना को निर्णय में आवश्यक बनाने वाली प्राथमिक गुण क्या है? प्रासंगिकता, विश्वसनीयता, तुलनीयता। प्रासंगिकता, विश्वसनीयता, तुलनीयता, तीनों। अप्राप्य ऋण हेतु प्रावधान का निर्माण सिद्धांत के अनुसार दिया जाता है। किस सिद्धांत के अनुसार दिया जाता है? रूढ़िवादिता और आय व्यय मिलान। अप्राप्य ऋण हेतु प्रावधान का निर्माण सिद्धांत के अनुसार रूढ़िवादिता और आय व्यय का मिलान किया जाता है। आधारभूत लेखांकन अवधारणा कौन सी है? चालू व्यापार, निरंतरता और उपार्जन। चालू व्यापार, निरंतरता और उपार्जन। ये विचार कि स्वामी व्यापार से पृथक है, ये अवधारणा किस पे आधारित है? तो आपको तुरंत याद आएगा कि ये तो कुछ पृथक इकाई से रिलेटेड है, पृथक इकाई की अवधारणा है ये। कंपनी के स्वामी ने अपने व्यक्तिगत मेडिकल व्यय को कंपनी के आय विवरण में सम्मिलित कर लिया है। ये सिद्धांत किस सिद्धांत के उल्लंघन को ये दर्शाता है? इकाई अवधारणा की। रहतिया के संदर्भ में प्राप्तियों को लाभांश के भुगतान में प्रयोग नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन सिद्धांत इसमें लागू होगा? वसूली। लेखों का खिड़की प्रदर्शन का अर्थ क्या है? लेखों का खिड़की प्रदर्शन, इसका अर्थ है निवेश को आकर्षित करने हेतु अधिक लाभ दिखाना। वित्तीय विवरण में पैसे को छोड़ देना और पूर्णांक में दिखाना ये किस पे आधारित है? सारता अवधारणा में हमने ऐसा पढ़ा है ना। वित्तीय युक्त चीज़ों को रखना है और रहित चीज़ों को छोड़ना है। अवित्तीय लेन देनों का लेखांकन में अभिलेखन के कारण नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जाता है? मुद्रा मापन अवधारणा में नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मूलभूत लेखांकन अवधारणा नहीं है? उपार्जन मूलभूत लेखांकन अवधारणा नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित अवधारणा के अनुसार स्थायी संपत्तियों और चालू संपत्तियों को वर्गीकृत किया जाता है। किस में वर्गीकृत किया जाता है? चालू व्यापार में। छूट पर प्रावधान का सृजन निम्नलिखित अवधारणा के अनुसार किया जाता है। किसके अनुसार छूट पर प्रावधान का सृजन किया जाता है? रूढ़िवादिता के। रूढ़िवादिता अवधारणा का क्या उद्देश्य है? संभावित हानियां लेकिन लाभ नहीं। लाभ जो है वो नहीं होनी चाहिए लेकिन संभावित हानियां होनी चाहिए। किसी अवधारणा के अनुसार संयोगिक दायित्व को आर्थिक चिट्ठा के फुट नोट में दिखाया जाता है। ये किस अवधारणा में है? ये प्रकटीकरण में है। ये किस अवधारणा के अनुसार संस्था के स्वामी से आहरण पर ब्याज लिया जाता है? इकाई अवधारणा अनुसार। लाभ की आशा ना करें और संभव हानियों के लिए प्रावधान ज़रूरी है, ये कारण है। आपने पढ़ा है ना, ये भी किस में पढ़ा है? किस सिद्धांत में? ये सिद्धांत है रूढ़िवादिता का। लाभ को लाभ तब तक नहीं माना जाएगा जब तक ओरिजिनल तरीके से ना हो, तब तक अच्छे से प्राप्ति ना हो। व्यवसाय अस्तित्व की धारणा का अर्थ क्या है? व्यवसाय और व्यवसाय का अलग अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 21। विभिन्न वर्षों में लेखांकन की एक समान नीतियों के होने का क्या कारण है? नियमितता की परंपरा है ये।
चालू व्यापार की धारणा के अनुसार व्यावसायिक इकाई कितने समय के अस्तित्व में रहेगी? अनिश्चित काल तक रहेगी। क्वेश्चन नंबर 23, सामान्यतः आगम का लेखा किया जाता है, किसके बाद किया जाता है आगम का लेखा? वस्तु की सुपुर्दगी के बाद। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा लागत मूल्य पर स्थायी संपत्तियों का अभिलेखन पालन करने का विश्वास दिलाती है? लागत अवधारणा। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा स्वामी के द्वारा प्रदत्त पूंजी के दायित्व के रूप में अभिलेखन के पालन का विश्वास दिलाता है? व्यापार की पृथक अवधारणा। तो इस सेशन में बस इतना ही। आगे आपको 3 वीडियो और मिलेंगे लेखांकन के।